मैकियावेली कहते हैं कि धोखा आपको वहीं से मिलता है जहां से आप चाहते नहीं। धोखा वहीं उपजता है जहां पर विश्वास जितना गाढ़ा होता है, क्योंकि विश्वास उस आकर्षक महिला की तरह है जिसका आकर्षण उसके पीछे छुपे हुए चालबाजी को देखने नहीं देता। और इसी से रिलेटेड है 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा लॉ, जो है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। मतलब कभी भी अपने दोस्तों पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए और सीखिए कि दुश्मन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ट्रस्ट मेक्स यू रिलैक्स्ड बट द एनिमिटी पुट यू ऑन द टोज। और शायद इसलिए माइकल को यह पता ही नहीं चल पाया कि कब उसका सर एक लंबे से भाले के ऊपर था और उसको पकड़ने वाली हाथें उसके दोस्त बेसेलियस की थी। लेकिन वहीं पर कैसे एम्पायर सुंग ने अपने खून के प्यासे जनरलों को और दुश्मनों को अपना पालतू बना लिया। तो ये कहानी है बेजेंटाइन एम्पायर के रूलर माइकल III की। जब माइकल III 2 साल का था तभी उसके पिता और बेजेंटाइन एम्पायर के रूलर थियोफिलस की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण माइकल III को गद्दी का अगला वारिस घोषित कर दिया गया। और जब तक कि माइकल III बड़ा ना हो जाए, राज्य को चलाने की जिम्मेदारी माइकल के अंकल बार्डस को दे दी जाती है। जब माइकल थोड़ा बड़ा होता है तो उसे राज्य चलाने के लिए एक काउंसलर की ज़रूरत होती है, लेकिन वह अपने अंकल बार्डस को अपना काउंसलर न चुनकर बेसेलियस को अपना काउंसलर चुनता है। तो सवाल यह है कि आखिर उसने बेसेलियस को ही क्यों चुना। हुआ यूं कि एक दिन माइकल घोड़ों के अस्तबल में घूम रहा था, तभी उस पर एक जंगली घोड़े ने हमला कर दिया। तब बेसेलियस ने, जो घोड़ों का ट्रेनर था, माइकल की जान बचाई और वहीं से दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। क्योंकि चारों तरफ से खूनी भेड़ियों और गिद्धों से घिरे माइकल को पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे उसकी मौत की नहीं बल्कि उसकी जान की परवाह थी। और यही वह कारण था जिसकी वजह से माइकल ने काउंसलर बनने के लिए बेसेलियस को अपने अंकल बार्डस के ऊपर तरजीह दी। और धीरे धीरे माइकल और बेसेलियस की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि वह हमेशा उसे गिफ्ट और पैसे देता है। उसकी बेजेंटाइन के अच्छे से अच्छे स्कूलों में शिक्षा दीक्षा करवाई गई ताकि वह एक अच्छा काउंसलर बन सके। तो अब सवाल उठता है, फिर आखिर बेसेलियस ने उसको धोखा क्यों दिया। हुआ यूं कि इधर जब बेसेलियस के हाथ में पावर और पैसा आया तो उसकी भी महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने लगी। उसने बार्डस के खिलाफ माइकल के कान भरने शुरू कर दिए और धीरे धीरे माइकल को उसके कत्ल के लिए राजी कर लिया। और एक दिन मौका देखकर भीड़ में बार्डस का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद अब पूरी तरीके से माइकल बेसेलियस के बस में था। जल्द ही बेसेलियस को सेना का प्रमुख बना दिया गया, जहां से उसकी संपत्ति और शक्ति बढ़ती ही गई और माइकल की कम होती गई। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होता गया और जब माइकल को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बेसेलियस को खजाने से लिए गए उधार को वापस करने के लिए कहा। तब बेसेलियस हंसा और उसने पैसे लौटाने के लिए साफ मना कर दिया। और तब माइकल को यह एहसास हुआ कि अब वह घोड़े के अस्तबल का वह मामूली लड़का नहीं था जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। अब उसके पास पैसा था, सेना थी, काउंसिल में मेंबर थे और राजा से ज़्यादा पावर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके आंख पर लगी विश्वास की पट्टी ने उसे देखने और सोचने का मौका ही नहीं दिया कि कब उसके कटे सर को भाले की नोक पर लटकाकर बेजेंटाइन के गलियों में घुमाया जा रहा था। और वह करने वाला उसका अपना दोस्त बेसेलियस था। जब चीन में हान डेस्टिनी कमजोर पड़ने लगी तो उसके बाद एक इनस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। जब राजा कमजोर होता तो उसको सारे जनरल मिलकर मार डालते, और जब सब मिलकर एक मजबूत जनरल को राजा बनाते तो वह सारे जनरलों को मार डालता। और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लेकिन जब 1959 सेंचुरी में जनरल चाओ क्योंग यिंग सम्राट सुंग बन गए तो उन्हें भी यह डर सताने लगा कि अब 1 या 2 साल में उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। और अब वो इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शानदार दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी जनरलों को बुलाया गया
जब दावत ख़त्म हो गई तब सारे जनरल को एक कमरे में बुलाया गया। सभी को वाइन सर्व की गई और गार्डों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया। अब जनरलों को लगने लगा कि आज उनकी जान गई। तभी राजा सुंग ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे मारना चाहते हैं। आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं आपको ना मार दूं। इसलिए मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखता हूँ। मैं आपको धन, दौलत, संपत्ति, लड़कियाँ और जो आप चाहें वो सब कुछ दूंगा, लेकिन इसके बदले आप सभी को अपनी जनरलशिप छोड़नी होगी। यह सुनना था। 1 मिनट के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह मौत से तो बेहतर डील थी और सभी ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह एम्पायर सुंग ने उन खूंखार भेड़ियों को मेमनों में बदल दिया, और जो कभी उनके खून के प्यासे थे आज उनके साथ जान टकरा गए थे। और इस तरह सुंग ने तख्ता पलट की परंपरा को ही तोड़ दिया था, और उन्होंने जो राजवंश स्थापित किया उसने 300 वर्षों से अधिक समय तक चीन पर राज किया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 राजा, दोनों ही षड्यंत्रों से घिरे हुए, लेकिन एक को उसके दोस्त ने ही मार डाला और दूसरे ने अपने दुश्मनों को ही अपना दोस्त बना लिया। आंसर बहुत सिंपल है। दोस्ती ने माइकल के आंखों और दिमाग पर विश्वास की पट्टी बांध रखी थी, जबकि दुश्मनी ने सुंग को फोकस्ड और अलर्ट रखा। बट द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट वी डू। तो क्या हम दोस्ती करना छोड़ दें, अपने दोस्तों और आसपास के लोगों पर शक करें, या फिर लोगों से दुश्मनी करते फिरें? क्योंकि सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सभी के अपने अपने स्वार्थ और उसे पूरा करने के अपने अपने तरीके। क्योंकि आप चाह कर भी दूसरों को नहीं बदल सकते। आपको जो तब्दीली लानी है वह खुद में। इसलिए ना तो यह नियम आपको दोस्ती तोड़ने के लिए कहती है और ना ही दुश्मनी करने के लिए, बल्कि यह लॉ कहती है कि सबसे पहले अपने हित की रक्षा करें। ना कहना सीखें, संकोच ना कीजिए, सबके लिए अवेलेबल ना रहें, दोस्तों का सम्मान करें लेकिन खुद का सम्मान खोकर नहीं। दोस्ती और काम को अलग रखें, बिकॉज किंगशिप डू नॉट नो किनशिप। रही बात दुश्मनों की, तो जीवन में जितना जरूरी दोस्त है उतना ही जरूरी दुश्मन भी। अब दुश्मन से मेरा मतलब आप अपने जीवन के चैलेंजेस, प्रॉब्लम और हर सिचुएशन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है एंड ऑलवेज पुट यू ऑन द टोस। और शायद इसलिए वोल्टेयर कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे दोस्तों से बचा ले, दुश्मनों का तो मैं खुद ख्याल रख लूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।